हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज मैग्नेटिज्म का सेकेंड लेक्चर लेके आ गए हैं। इसके पहले मैग्नेटिज्म का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिटेल में बात किया कि मैग्नेटिज्म मतलब होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है। उसमें मैंने वीडियो भी डाला था तुमको विजुअलाइजेशन के लिए कि तुम देखो आयन फाइलिंग्स कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह अटैच होती हैं। और हमने देखा कि फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे एंड ये कुछ चीज़ें समराइज़ करने के लिए मैं तुमको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। सपोज जैसे मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है, या जैसे ये जो बार मैग्नेट है मेरा, ये बार मैग्नेट के दो पोल्स हैं मुझे पता है। एक को मैं अगर नॉर्थ बोलूँ, दूसरे को साउथ बोलूँ, और इन दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है उसको अगर मैं m बोलूँ, तो किसी पोल स्ट्रेंथ m से r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसका फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट वाज μ0/4 पाई m/r²। ये तुमको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आज स्टार्ट करेंगे, या ये फॉर्मूला को आज यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम बार मैग्नेट, पूरे मैग्नेट के वजह से फील्ड डिराइव करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक पोल के वजह से फील्ड है कि एक सिंगल पोल की इतनी फील्ड है, वैसे इस वाले की इतनी फील्ड होगी, तो टोटल फील्ड कितनी होगी, ये सब चीज़ें हमको देखनी है। तो आज पूरा बार मैग्नेट पे लेक्चर चलने वाला है, बार मैग्नेट का फील्ड डिराइव करेंगे। तो जिसको जिसको प्रॉब्लम आता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करने में, जैसे तुमने कहीं फॉर्मूला देखा हो, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सिस पे आती है वो होती है μ0/4 पाई 2m/r³, जहाँ पे m मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो इक्वेटर पे आती है वो होती है μ0/4 पाई m/r³। और जो b जनरल फील्ड होती है एनीवेयर, b एनीवेयर, ये जो होता है ये होता है μ0/4 पाई m/r³ √3 cos² थीटा प्लस 1। अब ये तीन एक्सप्रेशंस जिसको डिराइव करने नहीं आते हैं वो ये लेक्चर को पूरा देखो लास्ट तक, क्योंकि हम इस पूरे लेक्चर में ये तीनों एक्सप्रेशंस को 1 बाय 1 डिराइव करेंगे। ठीक है, चलो सो विल स्टार्ट विद द लेक्चर नाउ। पहले हम बार मैग्नेट को थोड़ा और समझ लेते हैं। बार मैग्नेट से रिलेटेड एक क्वांटिटी डिस्क्राइब करेंगे जो होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट। और ये तीनों फील्ड के जो एक्सप्रेशंस है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछता है, और तुमको इसका यूज़ करके आगे का पार्ट भी समझना होता है चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बार मैग्नेट से। देखो ज़रा ध्यान से, बार मैग्नेट के बारे में कुछ चीज़ें मैं बता दूं। बार मैग्नेट होता क्या है, अगर जैसे मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है तो इसके दो पोल्स होते हैं, ये और ये। ठीक है, एक पोल का पोल स्ट्रेंथ जो है दैट इज़ स्मॉल m। एक एक चीज़ तुमको मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया है। ये अगर नॉर्थ और ये साउथ पोल है, या चलो फिलहाल मैं इसको साउथ और नॉर्थ लेता हूँ, क्योंकि पूरे डेरिवेशन में मैं साउथ यहीं रखूँगा, साउथ और नॉर्थ। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बस कन्वेंशनल पर्पज़ के लिए, ताकि थोड़ा मुझे यहाँ ड्रॉ करने में ईजी पड़े। ठीक है, तुम यहाँ भी नॉर्थ और साउथ रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, परेशानी की बात नहीं। ठीक है, और इन दोनों पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, और इसको बोलते हैं 2l, या इसको डिनोट करते हैं 2l से। तो यहाँ एक एक टर्म में तुमको सिग्निफाई कर देता हूँ क्या क्या है। m है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, और 2l है डाइपोल लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। ठीक है, तो ये दो टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखना। और ये जो डाइपोल लेंथ है ना, इसका एक डायरेक्शन होता है। डाइपोल लेंथ का जो डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो दिस 2l इज एक्चुअली अ वेक्टर। जिसको वेक्टर्स अच्छे से आता होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। 2l इज अ वेक्टर गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, या पोल भी लिख देते हैं। ये सेम तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी डिफाइन करते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, जैसे यहाँ प्लस क्यू है और यहाँ माइनस क्यू है, तो ये जो लेंथ होता है इसको तुम बोलते हो डाइपोल लेंथ,
और ये जो वेक्टर होता है ये हमेशा माइनस से प्लस क्यू की तरफ जाता है, ठीक है। तो सेम केस में यहाँ पे साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ये डाइपोल मोमेंट का ये तुम्हारा डाइपोल लेंथ का मीनिंग है। इन दोनों से रिलेटेड एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी मैग्नेट का स्ट्रेंथ है। ध्यान से सुन लो क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ क्वांटिटी और इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। किसी मैग्नेट का स्ट्रेंथ मेजर करता है ये, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट। ऑलराइट, अच्छा तुमको डाइपोल पता है? जैसे यहाँ ये एक बार मैग्नेट जो है ना, इट इज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब दीज आर या दिस इज हैविंग टू पोल्स, दैट्स व्हाट मैग्नेटिक डाइपोल मीन्स। और मैग्नेटिक डाइपोल का एक और सिंपल सा डेफिनेशन है, टू पोल्स सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस। ये तुम्हारा डाइपोल का डेफिनेशन है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे यहाँ पे टू पोल्स सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ऑफ कोर्स टू ऑपोजिट पोल्स है ये, टू ऑपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं जो इसके बाद आगे काम आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अभी फिलहाल के लिए ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसको एज इट इज समझ लो, क्योंकि इसका यूज़ करके हम फील्ड निकालेंगे। जैसे तुमने फील्ड का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था उसमें देखा था कैपिटल एम था, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज पोल स्ट्रेंथ टाइम्स द डाइपोल लेंथ। ये बात याद रखना, पोल स्ट्रेंथ टाइम्स डाइपोल लेंथ m इंटू 2l। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला अलग अलग मैग्नेट्स के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग मैग्नेट का शेप्स अलग अलग है, तो उनका जो स्ट्रेंथ है वो भी अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ बार मैग्नेट का जब स्ट्रेंथ मेजर करते हैं तो वो हम लेते हैं m इंटू 2l, वेयर m इज, बोलो, पोल स्ट्रेंथ, 2l इज डाइपोल लेंथ। तो m का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? बोलो, m का डायरेक्शन भी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अरे क्योंकि तुम्हारा 2l साउथ से नॉर्थ है और m क्या है? कैपिटल M, m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l। स्मॉल m याद रखना पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल M याद रखना डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। फर्क समझ के रखना, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट हमने डिस्क्राइब कर लिया। इसका SI यूनिट बताओ क्या आ जाएगा? SI यूनिट विल बी, पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट मैंने लास्ट लेक्चर में तुमको बताया था, एम्पियर मीटर होता है। सो दिस इज एम्पियर मीटर, और ये लेंथ है तो इसका भी यूनिट मीटर, यानी ये आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिट याद रखना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। डाइपोल मोमेंट का जो SI यूनिट है वो है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये SI यूनिट याद रखना। ऑलराइट, डायमेंशंस वायमेंशंस भी निकालने हैं अगर, तो निकालने का ट्राई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट पूछता नहीं है। हाँ, जिसको चाहिए कि हाँ वो इसके सिनेरियो में अगर पूछ दिया तो कर सकते हो, तो डायमेंशंस निकालना सीख लेना। सीखना मतलब तुमको आता है ऑलरेडी डायमेंशंस निकालना, ये बहुत पहले की बात है, फर्स्ट चैप्टर का बात है। चलो, तो ये डाइपोल के बारे में या बार मैग्नेट के बारे में तुमको इतना चीज़ पहले से पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स फील्ड। जब हम इसका फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना इस पूरे मैग्नेट का, तो ये चीज़ तुमको पहले से पता होनी चाहिए। मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जब तक नहीं पता होगा तब तक हम फील्ड कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, या तब तक हम फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे डिजायर्ड फॉर्म में। जो फॉर्म में तुमको एग्जाम में पूछेगा वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में पूछेगा। तुमको बोल देगा शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट along its axis is mu naught upon 4 pi 2m by r cube, ये शो करने को बोल देगा। तो यहाँ जो m है ये क्या है? m इज डाइपोल मोमेंट। तो जब तक तुमको डाइपोल मोमेंट क्या है यही नहीं पता है तो तुम कैसे डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में एक्सप्रेशन डिराइव करोगे? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। चलो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करें। बोलो, ये डेरिवेशन नहीं है, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये तुमको पता होना चाहिए। ये नोट डाउन कर लो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना, जिसने नहीं किया पीछे जाके नोट डाउन कर लो। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट along its axis
एंड अलोंग इट्स इक्वेटर एंड देन एट एनी रैंडम पॉइंट। ये 3 जगह पे हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखना, देखो हम डिराइव करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। ओके, expression for magnetic field due to a bar magnet at a point on its axis at a distance r from its center। चलो पूरा कहानी यही लिख दिया है। तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ बार मैग्नेट, कहाँ पे? ऐसे पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे है। कहाँ से r डिस्टेंस पे? डाइपोल के सेंटर से या मैग्नेट के सेंटर से। तो देखो यहाँ पे एक सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक बार मैग्नेट है लाइक दिस, ठीक है। ये बार मैग्नेट हो गया, ये बार मैग्नेट में यहाँ पे इसका 2 पोल्स हैं, ठीक है। और ये पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है मेरे को मालूम है, 2L है, ठीक है। चलो इसको मैं साउथ पोल ले लेता हूँ, इसको नॉर्थ पोल ले लेता हूँ, यानी जो मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कैपिटल M, लेट दिस बी कैपिटल M, वो साउथ से नॉर्थ के डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे इतना पता है। मुझे इसके सेंटर से, ध्यान रखना, मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट दे दिया है जहाँ मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सपोज़ ये रहा वो पॉइंट, ये रहा पॉइंट P जहाँ मुझे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है ज़रा ध्यान दो, ये हमको सेंटर से दिया हुआ डिस्टेंस है। सेंटर से r डिस्टेंस पे हमारा पॉइंट P है जहाँ पे हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। सिचुएशन सबको समझ में आया? बोलो कहाँ फील्ड कैलकुलेट करना है? सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है। कौन से सेंटर से? इस मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहाँ हमको फील्ड कैलकुलेट करना है। हमको गिवन है कि इसका जो डाइपोल लेंथ है वो 2L है, इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो M है, ठीक है। दोनों पोल स्ट्रेंथ को मैं M ले लेता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमको फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम फील्ड कैसे निकालेंगे? फील्ड हमको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ 2 पोल्स हैं, तो हमको पोल्स की वजह से फील्ड निकालने आती है। हमको मालूम है पोल्स की वजह से फील्ड क्या होता है। याद है, कोई पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ M है, तो फील्ड क्या होती है? फील्ड होती है μ0/4 पाई m/r²। याद है, ये पिछले लेक्चर में बताया था, मैग्नेटिक फील्ड पोल स्ट्रेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो उस बेसिस पे अपने पास फील्ड का फॉर्मूला है, या इसको मैं रखता हूँ रेफरेंस के लिए। तो देखो अपने पास 2 पोल्स हैं, ये एक नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैं नॉर्थ पोल के वैसे पॉइंट P पे अगर फील्ड निकालूँ, तो इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0/4 पाई। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है? M अपॉन, अब ज़रा नॉर्थ पोल से डिस्टेंस बताओ कितना है? ये तुम्हारे सेंटर से टोटल डिस्टेंस R है, राइट। नॉर्थ पोल से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ज़रा कोई देख के बता सकता है मेरे को? ज़रा ध्यान से देखो, ये टोटल डिस्टेंस 2L है और ये सेंटर है, तो कहना इसे ये डिस्टेंस L होगा, हाँ या ना बोलो? ये L होगा। अरे क्योंकि ये पूरा 2L है और ये तुम्हारा सेंटर है, तो सेंटर से L इधर, टोटल 2L। तो अगर ये L है और ये पूरा R है, तो ये कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो R माइनस L हो जाएगा। समझा? बोलो समझा ही नहीं? ये R माइनस L हो जाएगा ना, क्योंकि इतना डिस्टेंस R है और इतना डिस्टेंस L है, तो बचा हुआ R माइनस L। तो ये जो हो जाएगा फॉर्मूला वो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया? ये नॉर्थ के वजह से हमने फील्ड निकाल ली। अब ज़रा नॉर्थ की वजह से फील्ड का डायरेक्शन बताओ कैसा होगा? याद है फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता था? फील्ड का डायरेक्शन होता था, हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज़ लिखा था फील्ड लाइंस का। अगर ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये मेरा साउथ पोल है, तो मेरे को मालूम है नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, है ना, और साउथ पोल में फील्ड लाइंस अंदर जाती हैं। बोलो ये चीज़ पता है या नहीं? ये तुमको मैंने वीडियो भी दिखाया था ताकि तुमको समझ में आए। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, साउथ पोल से फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स, नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड है वो नॉर्थ पोल से दूर जा रही है, और साउथ पोल की वजह से जो फील्ड है वो साउथ पोल की तरफ आ रही है। ये समझा या नहीं? बोलो।
नॉर्थ पोल से जो फील्ड है, नॉर्थ पोल की वजह से जो फील्ड है वो नॉर्थ पोल से दूर जा रही है, साउथ पोल की वजह से जो फील्ड है वो साउथ पोल की तरफ आ रही है। तो इस पॉइंट पे जो नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड होगा वो ऐसे अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल होगा। दिखाई पड़ रहा है? इसको मैं बोल देता हूँ बी नॉर्थ। ज़रा ध्यान दो, डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये सेंटर से दूर जाता हुआ फील्ड है, समझा? बोलो। वैसे ही मैं बी, या इसको मैं वेक्टर फॉर्म दे देता हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू और डायरेक्शन दोनों लिख दिया है। वैसे ही मैं बी साउथ अगर निकालूँ, साउथ पोल के वजह से फील्ड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ कितना है? m अपॉन, अब ज़रा डिस्टेंस देखो साउथ पोल से कितना है, सेंटर से r है ना, ये सेंटर है, सेंटर से डिस्टेंस r है और इतना l डिस्टेंस हम आगे जा रहे हैं, तो ये अपना डिस्टेंस है ना साउथ पोल से। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो r प्लस l हो जाएगा, राइट? अरे देखो पॉइंट पे इधर ही आगे चला गया, ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस r प्लस l हो जाएगा, राइट? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर ये r प्लस l है तो ये हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर। अब ज़रा डायरेक्शन बताओ किधर होगा? साउथ पोल की वजह से फील्ड साउथ की तरफ, तो यहाँ भी फील्ड का डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ या टूवर्ड्स सेंटर। तो ये आ गई साउथ की फील्ड, ये आ गई साउथ की फील्ड। सो दिस इज टूवर्ड्स सेंटर। बोलो ये दो फॉर्मूला समझ में आया या नहीं तुमको? कैसे लिखा दोनों फॉर्मूला? नॉर्थ के वजह से फील्ड का वैल्यू निकाला, हमको मालूम है पोल के वजह से फील्ड इतना होता है। ये उस साउथ के वजह से पोल का वैल्यू, साउथ पोल की वजह से फील्ड का वैल्यू निकाला, हमको मालूम है पोल का फील्ड वैल्यू कितना होता है। फिर डायरेक्शन कैसे निकाला? हमको मालूम है नॉर्थ की वजह से फील्ड दूर जाती है नॉर्थ से, क्योंकि फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकल के दूर जाती है ना, और साउथ में से अंदर जाती हैं फील्ड लाइंस, और फिर यहाँ ज्वाइन होती हैं लाइक दिस। याद है या नहीं? ठीक है, तो साउथ की वजह से फील्ड टूवर्ड्स सेंटर जा रही है और नॉर्थ की वजह से अवे फ्रॉम सेंटर जा रही है। ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों फील्ड्स क्या ये इक्वल हैं? नहीं, मेरे हिसाब से इक्वल तो नहीं है। ज़रा ध्यान से देखो, इधर डिनोमिनेटर में r माइनस एल का स्क्वायर है, इधर डिनोमिनेटर में r प्लस एल का स्क्वायर है, तो मेरे हिसाब से ये वाला छोटा है। अरे डिनोमिनेटर इसका बड़ा है ना, r प्लस एल, इसका r माइनस एल, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा यानी इसका वैल्यू बड़ा, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा यानी इसका वैल्यू छोटा। यानी क्लियरली दिखाई पड़ रहा है नॉर्थ वाले की फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, साउथ वाले की फील्ड जो है वीक है। और हमको पता है कि फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। तो देखो ना, नॉर्थ से ये वाला पॉइंट कहाँ है? नज़दीक है ना। साउथ से पॉइंट दूर है, तो साउथ से डिस्टेंस बढ़ गया, तो साउथ की वजह से फील्ड कम हो गई। नॉर्थ से डिस्टेंस कम हो गया तो नॉर्थ की वजह से फील्ड बढ़ गई। समझ में आई बात? बोलो समझा या नहीं? देखो, नॉर्थ की वजह से फील्ड स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि नॉर्थ से ये पॉइंट नज़दीक है। साउथ की वजह से वीक क्यों? क्योंकि साउथ से दूर है ये फील्ड, सॉरी साउथ से ये पॉइंट दूर है। ठीक है, चलो हमको इतना कुछ पता चल गया है। अब हम लोग ये दोनों फील्ड का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर, या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस बी नॉर्थ इज ग्रेटर दैन बी साउथ, देयरफॉर बी नेट वुड बी गिवन बाय बी नॉर्थ माइनस बी साउथ। बोलो बी नेट नॉर्थ माइनस साउथ क्यों किया है मैंने? वाई नॉट नॉर्थ प्लस साउथ, या वाई नॉट एनीथिंग एल्स? माइनस साउथ इसलिए किया है, माइनस इसलिए किया क्योंकि ये दो वेक्टर्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये पेन है, इस पर मैं 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाऊं और 2 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाऊं, तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितने का आएगा? 3 न्यूटन का इस तरफ। समझा? वेक्टर, बेसिक वेक्टर समझता है ना। ये 5 न्यूटन का फोर्स इधर, ये 2 न्यूटन का फोर्स इधर, तो 5 न्यूटन के फोर्स के वजह से ये पेन इधर तो जा रहा है, बट 2 न्यूटन का फोर्स इसको इधर भी खींच रहा है साथ में। तो इस पेन पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 3 न्यूटन है इधर, 3 न्यूटन ऑन दिस साइड। डिड यू गेट द पॉइंट? 3 न्यूटन का फोर्स रिजल्टेंट इस तरफ है, वैसे ही रिजल्टेंट फील्ड भी इन दोनों का डिफरेंस इस तरफ होगा। ये वेक्टर बड़ा है या ये वेक्टर स्ट्रांग है, ये वेक्टर वीक है, तो रिजल्टेंट इस वाले वेक्टर की तरफ जाएगा, वैल्यू दोनों की डिफरेंस आएगी। ठीक है, तो बस अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्स्टिट्यूशन करते हैं दोनों और सब्ट्रैक्शन करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, नॉर्थ वाले की फील्ड क्या है? m अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो समझा? बोलो समझा या नहीं? अरे लिखा है, खाली जो बोला है वही लिख दिया है। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा। चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है हमको।
सिंप्लीफिकेशन में यहाँ थोड़ा कर देता हूँ, जगह है। म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, m भी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या देखो, बचेगा 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बोलो समझा, बोलो समझा। मेरे हिसाब से तो यही बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉमन हो गया, बचा 1 अपॉन r माइनस एल स्क्वायर और इधर 1 अपॉन r प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो b नेट क्या आएगा, डायरेक्शन अभी हम लोग लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो मैं होल स्क्वायर डायरेक्टली करता हूँ, ध्यान दो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। इधर माइनस साइन के साथ इसका होल स्क्वायर करना है, तो माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। बोलो ये समझा या नहीं। चलो मैं थोड़ा और जगह बना के लिखता हूँ ताकि आ जाए यहीं पे। म्यू नॉट बाई 4 पाई m r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl अपॉन ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये आ गया सिंप्लीफिकेशन तुम्हारा। अब ज़रा ध्यान दो, अच्छा किसी को नहीं समझा है तो ज़रा एक बार फिर से देख लो। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरे पार्ट में माइनस साइन है तो इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, प्लस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट माइनस साइन बाहर होने की वजह से प्लस वाले माइनस हो गया और माइनस वाला प्लस हो गया, यानी r स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस थे तो ये दोनों माइनस हो गए और 2rl माइनस था तो ये प्लस हो गया, समझा। तो ये r स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, r स्क्वायर प्लस है ना, माइनस माइनस कैंसिल, 2rl प्लस 2rl टोटल कितना हो जाएगा 4rl। सो व्हाट यू आर गेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m टाइम्स 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। बोलो समझा, बोलो इतना समझ में आया। ये नेट फील्ड कुछ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होते हुए दिखाई पड़ रही है। हमको एक्सप्रेशन चाहिए 2m बाई आर क्यूब वाला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। कैसे लाएंगे वो एक्सप्रेशन ज़रा देखते हैं। हमको एक चीज़ पता है कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, हमको 2m बाई आर क्यूब में m चाहिए ना, हमको मालूम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इंटू 2l है। बोलो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, मैंने तुमको पहले ही बोला डिराइव करने के लिए ये पता होना चाहिए। तो m इंटू 2l है, यहाँ m है, 2l दिखाई पड़ रहा है, मेरे को 4l दिखाई पड़ रहा है, मैं 4l को ब्रेक कर देता हूँ 2 इंटू 2l में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2r अलग से रखता हूँ और फिर m इंटू 2l एक साथ रखता हूँ, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। बोलो अब समझा। मेरे हिसाब से तो ये m इंटू 2l कैपिटल M हो जाएगा और 2r एज इट इज़ बचेगा। तो देखो क्या बचता है मेरे पास बचता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M, ये 2 और ये कैपिटल M इंटू r अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर। यहाँ रीज़न में डाल देना, क्या रीज़न डालोगे, m इंटू 2l इज़ कैपिटल M, ठीक है। चलो मेरे पास ब्रैकेट ख़त्म करने के लिए जगह नहीं है। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक जनरल फॉर्म आया है, इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे और इसको हम रखेंगे अपने पास, बट मैं तुमको बता दूं इसको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन होता है अप्रॉक्सीमेशन कंडीशन। क्या कंडीशन है अप्रॉक्सीमेशन, वो ये कि अगर ये जो r डिस्टेंस हमको दिया है ये l से बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ l छोटा है और ये r बहुत बड़ा है। तुमको बोल दिया एक बार मैग्नेट है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, उससे या उसके सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर तुमको फील्ड निकालना है। तो 2 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पूरे मैग्नेट का लेंथ है, 2 सेंटीमीटर पूरे मैग्नेट का लेंथ है, उसमें से l कितना होगा 1 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि 1 सेंटीमीटर इज़ वेरी वेरी लेस दैन 25 सेंटीमीटर। तो जब ऐसा कंडीशन दिया हो तुमको, इफ़ r इज़ मच मच ग्रेटर दैन l, तब r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर
को तुम नियरली आर स्क्वायर लिख सकते हो, समझा? तब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे सपोज तुम्हारे पास 25 और 1 था, 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 625, और 1 का स्क्वायर 1, तो 625 माइनस 1 624, 624 भी तो 625 जितना ही है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू, तो दिख रहा है वही लिखा है यहाँ पे। सो नियरली इक्वल अगर आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बी नेट को ज़रा ध्यान से देखो, बी नेट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन ये आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी r रेज टू 4, तो ये r से ये पावर कैंसिल होके r क्यूब बचेगा, एंड हेंस बी नेट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई r क्यूब। चलो हो गया भाई, हो गया, बढ़िया। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया है। थोड़ा इसको वेक्टोरिकली भी हम समझने का ट्राई करेंगे कि इक्वेशन बोल क्या रहा है। तो हमको जो नेट फील्ड मिल रही है वो नेट फील्ड कितनी मिल रही है, नेट फील्ड मिल रही है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। एक बात ध्यान रखना, जो नेट फील्ड का एक्सप्रेशन तुमने निकाला है वो इस कंडीशन के लिए निकाला है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये एक्सप्रेशन नहीं वैलिड होगा। तुमको बोलते 10 सेंटीमीटर बड़ा मैग्नेट है और 15 सेंटीमीटर दूर तुमको फील्ड निकालनी है, तो ये फॉर्मूला मत लगाओ, तो ये फॉर्मूला मत लगाओ, तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो वहाँ पे 10 और 15 में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, समझा? यहाँ 15 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर आएगा। सो नाउ द डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच, इज़ दैट क्लियर? तो डिफरेंस नहीं जब होगा ज़्यादा तब तुमको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना, और जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वो है, तो ये फॉर्मूला तुमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूज़ करना है। वेक्टोरिकली अगर मैं बोलूँ तो ज़रा देखो वेक्टोरिकली कैसा मिला है फील्ड। नॉर्थ की वजह से फील्ड इधर, साउथ की वजह से फील्ड इधर, नॉर्थ वाली फील्ड स्ट्रॉन्ग, साउथ वाली फील्ड वीक, तो रिजल्टेंट फील्ड इधर आ गई। तो ये मेरा नेट फील्ड हो गया, राइट? ज़रा नेट फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है, ज़रा नेट फील्ड का डायरेक्शन देखो किधर है। नेट फील्ड का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में है, और इसी डायरेक्शन में और कौन सा वेक्टर है, ये देखो, दिख रहा है, कैपिटल M वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, राइट? तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा फील्ड आया है। तो यहाँ पे वेक्टर देखो, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और ये नेट फील्ड। तो अगर यहाँ तुम वेक्टर साइन डालोगे तो यहाँ भी तुम वेक्टर साइन डाल सकते हो, या डायरेक्शन वाइज बोल सकते हैं हम लोग, दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्रेशन, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो अलोंग मैग्नेटिक मोमेंट है। आई होप तुमको ये डेरिवेशन समझ में आया है। कैसे किया हमने डेरिवेशन, समझाना, दोनों पोल्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली निकाला, नॉर्थ और साउथ की वजह से डायरेक्शन सेपरेटली दिया, ताकि समझ में आए कि सबट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है। अगर नहीं समझ में आता सबट्रैक्ट या ऐड करना है तो कैसे नेट निकालते तुम, इसलिए डायरेक्शन के साथ में लिखा है। उसके बाद जैसे ही पता चला सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिख के सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी गेट व्हेन वी सॉल्व फॉर द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्सिस। ये एक्सिस के अलोंग नेट मैग्नेटिक फील्ड मिली है हमको। तो मैं रिजल्टेंट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, एक्सिस के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिली है वो अपनी क्या है, जिसने नहीं लिखा था पॉज करके लिख लो फिर से यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इधर, सो देयरफॉर बी एक्सिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। सो दिस इज अलोंग द m वेक्टर, जिधर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उधर ही ये भी है, उसी डायरेक्शन में ये भी है। याद रखना कौन कौन सा चीज़ क्या क्या है। m वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये भूलना मत। ठीक है, r क्या है, r इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने फील्ड निकाली है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं। बस याद रखना क्या किया है, इंडिविजुअली एक एक पोल्स का तुमको एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर उसको सबट्रैक्ट करके रिजल्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके। जिसने कुछ मिस आउट कर दिया है पीछे का, क्या लिखा था, तो पीछे जाओ और उधर से
पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये इतना लिखो, फिर हम लोग आगे इक्वेटर वाला फील्ड डिराइव करते हैं। चलो नोट डाउन कर लिया था ना, ओके मैंने रफ कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, विच इज़ एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट। मैंने ये नहीं रफ किया, ये वैसे ही रखा है। एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटर at a distance r from its center, ठीक है। अब सेंटर से r डिस्टेंस पे इक्वेटर पे फील्ड निकालना है। फ़र्क समझ लो, पहले हमने एक्सिस पे फील्ड निकाला या एक्सिस के लाइन में फील्ड निकाला, अब हम इक्वेटर पे फील्ड निकाल रहे हैं। ज़रा ध्यान दो, ये सपोज़ मेरा बार मैग्नेट है, फिर से यहाँ मेरे पास दो पोल्स साउथ और नॉर्थ, ठीक है। इसका भी पोल स्ट्रेंथ m है। हमको मालूम है ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी है l और ये डिस्टेंस कितनी है l, टोटल कितना है 2l, ठीक है। अब ये जो लाइन होती है परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो अब इस इक्वेटर पे हमको फील्ड निकालना है, ठीक है। ये अपना इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे कोई एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कुछ डिस्टेंस r पे फ्रॉम दिस सेंटर। सपोज जैसे ये वो डिस्टेंस हमने ले लिया, लेट दिस बी, या ठीक है चलो मैं डॉटेड लाइन से ही रखता हूँ, ठीक है। देखते हैं, सपोज जैसे ये इक्वेटर के अलॉन्ग एक पॉइंट हो गया अपना, ड्राइंग बनाने में, ठीक है। ये मैंने अलग मार्कर यूज़ किया इसलिए ताकि तुमको समझ में आए डिस्टिंक्टिवली। चलो ये अपना इक्वेटोरियल लाइन है, और इस इक्वेटर पे यहाँ कहीं एक पॉइंट मैंने ले लिया है, पॉइंट P, ठीक है। ये जो पॉइंट P है ये इक्वेटर पे सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये r डिस्टेंस। हमको इस पे फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस मैग्नेट। ज़रा ध्यान दो, इस मैग्नेट की वजह से जब हमको फील्ड निकालना है तो हमको पूरे मैग्नेट का फील्ड निकालने नहीं आता है। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली पोल्स के वजह से फील्ड निकालेंगे। तो पोल्स की वजह से फील्ड निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पोल स्ट्रेंथ चाहिए और पोल से डिस्टेंस चाहिए। तो पोल स्ट्रेंथ तो पता है m, पोल से डिस्टेंस देखो कितना होगा इंडिविजुअली। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ पोल से कुछ ये डिस्टेंस होगा, यस और नो। साउथ पोल से जो डिस्टेंस है वो ये है, करेक्ट, और नॉर्थ पोल से जो डिस्टेंस है वो ये है, राइट। तो अगर मेरे को दोनों से डिस्टेंस पता हो तो मैं फील्ड निकाल सकता हूँ। ज़रा देखो कैसे निकाल लोगे डिस्टेंस। हमको मालूम है ये r है और ये l है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना, दिखाई पड़ रहा है या नहीं। अगर मैं इसको लाइन ज्वाइन कर दूं ऐसे, ज़रा देखो, ये मैं लाइन ज्वाइन करूं तो ये देखो, ये l, ये l, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, सम स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है। वैसे ही ये हो जाएगा रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, ये भी हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। इतना स्कूल मैथ्स तो आई होप तुमको आ रहा है, समझ में आता होगा। तो ये पॉइंट P पे अब मेरे को फील्ड निकालना है। ज़रा ध्यान दो कैसे फील्ड होगी। मेरे को मालूम है नॉर्थ पोल की वजह से फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द पोल होती है, यानी नॉर्थ पोल की वजह से जो मैं फील्ड निकालूंगा वो नॉर्थ पोल की फील्ड कुछ ऐसी जा रही होगी, यस और नो। ये मेरी नॉर्थ पोल की फील्ड है, दिस इज़ B नॉर्थ। क्यों ये इधर जा रही है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल जाएगी। और साउथ पोल की जो फील्ड होगी वो टूवर्ड साउथ आएगी, इसको मैं बोलूँगा B साउथ पोल, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल की फील्ड हो गई, ये साउथ पोल की फील्ड हो गई। अब इस बार दोनों ऑपोजिट नहीं है, तो इस बार डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हम। तो इस बार हमको वेक्टर सम लगाना पड़ेगा, और वेक्टर सम लगा के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको फील्ड रिजल्टेंट यहाँ कहीं मिलेगी। अरे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से आता है, इतना तो पता होगा तुमको भी अब तक। लाइक दिस, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्ट ये पैरेललोग्राम से, तो ये तुम्हारा B नेट है। ज़रा इस बार ध्यान से देखो, तुम्हारा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तुम्हारा जो था m वेक्टर, वो किधर होता है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है ना ये। और फील्ड जो आ रही है वो देखो किधर जा रही है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, यानी इस बार ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। एक्सिस में दोनों सेम डायरेक्शन में थे, यहाँ कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर वही कहानी, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग
फिर हम लोग बार मैग्नेट के पोल्स की वजह से फील्ड निकालते हैं। तो पोल्स की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा, बी ड्यू टू नॉर्थ, ये अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ कितना है m, अपॉन डिस्टेंस कितना है नॉर्थ पोल से, बोलो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करना है, यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन बताओ किधर होगा, डायरेक्शन बोलो किधर होगा, अवे फ्रॉम द पोल। सो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, बोलो समझा, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। ठीक है, दूसरा साउथ पोल के वजह से फील्ड निकालते हैं, बी साउथ, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में रखता हूँ। बी साउथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन डिस्टेंस कितना है, बोलो डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, सो इट विल बी अगेन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ज़रा ध्यान से देखो, दोनों फील्ड का वैल्यू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस फ़र्क क्या है, फ़र्क है दोनों का डायरेक्शन। ये किधर है, टूवर्ड्स साउथ पोल, समझा। तो अब वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, जिसको वेक्टर्स नहीं समझता उसको परेशानी ज़्यादा होगा यहाँ पे, तो थोड़ा वेक्टर एडिशन पढ़ लेना तो बहुत ज़रूरी काम में आ जाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा काम में आ जाएगा। देखो वेक्टर एडिशन होगा कैसे, अब ज़रा समझते हैं इस बात को। जैसे अगर ये जो मेरा साइड है R, देखो ध्यान से, ये जो मेरा साइड है R के सामने के एंगल को अगर मैं थीटा लेता हूँ, सुनना ठीक से, अगर इसको मैं थीटा लेता हूँ तो इस वाले ट्रायंगल में भी जो ये साइड R है इसके सामने का एंगल थीटा होगा, बोलो हाँ या ना। तो ये दोनों एंगल अगर थीटा हैं तो मेरे को मालूम है ये सेम एंगल होते हैं दोनों, राइट। और वैसे ही ये दिखाई पड़ रहा है Z बनता हुआ, तो इसको ऑल्टरनेट एंगल यानी ये भी थीटा है। तो ये मुझे इतना पता है कि जो ये मेरा नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉर्थ इधर, और जो मेरा ये साउथ का मैग्नेटिक फील्ड है बी साउथ इधर, इन दोनों से जो रिजल्टेंट जा रहा है इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर का लेंथ मैं सेम कर देता हूँ, परेशान मत हो, कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट जा रहा है वेक्टर नेट, वो इन दोनों से थीटा एंगल पे है, इतना मेरे को मालूम है। कैसे मालूम है, थोड़ा मेरे को ज्योमेट्री आता है, तुमको भी आता है इतना। अरे देखो ना, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड, सेम इंक्लाइंड है ना, ये सेम ही लाइन गया है उधर, तो सेम ही लाइन है, तो ये एंगल थीटा और ये ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। चलो मेरे को मालूम है ये जो नेट फील्ड है, ये नेट फील्ड एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो जब ये थीटा एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल, चलो मैं इसको हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये एंगल थीटा है मेरे को मालूम है, ये एंगल भी थीटा है मेरे को मालूम है, ठीक है। तो अब देखो वेक्टर रेजोल्यूशन थोड़ा तुमको पता होना चाहिए। इस जो नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर। जैसे एक कंपोनेंट जो इधर आएगा इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा बी नॉर्थ कॉस ऑफ थीटा, बोलो। वैसे ही बी साउथ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको मैं बोलूँगा बी साउथ कॉस ऑफ थीटा। सेम वे में बी नॉर्थ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसको मैं बोलूँगा बी नॉर्थ साइन ऑफ थीटा। वैसे ही इधर बी साउथ का एक कंपोनेंट नीचे आएगा लाइक दिस, इसको मैं बोलूँगा बी साउथ साइन ऑफ थीटा। तो अब ज़रा ध्यान से समझो, इन दोनों वेक्टर्स के मैंने दो कंपोनेंट स्प्लिट कर लिए, एक बी कॉस थीटा इधर, बी कॉस थीटा इधर, और बी साइन थीटा इधर, बी साइन थीटा इधर। ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों बी एन साइन थीटा जो हैं, बी एन का वैल्यू और बी एस का वैल्यू क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, सेम है। और थीटा हमको मालूम है दोनों सेम है, यानी बी एन साइन थीटा बी एस साइन थीटा कैसे है, सेम है। सो दीज आर टू इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स। जैसे इस पेन पे मैं दोनों तरफ से 2-2 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो ये पेन कहीं जाएगा नहीं, तो यहाँ भी नेट इन दोनों का जो होगा वो 0 होगा, यानी ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, परफेक्टली कैंसल आउट कर देंगे। और ये दोनों जो एक ही डायरेक्शन में देखो एड अप हो जाएंगे। तो हमको वेक्टर रेजोल्यूशन से क्या समझ में आ रहा है, देयरफॉर एज पर द रेजोल्यूशन डायग्राम और अकॉर्डिंग टू द वेक्टर डायग्राम, ये वेक्टर डायग्राम है तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रेजोल्यूशन, नेट फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू cos थीटा components only. So therefore B net is equals to B north cos theta plus B south cos theta.
साइन थीटा को क्या हुआ, अटक मत जाओ, साइन थीटा कैंसल आउट हो गए दोनों, नॉर्थ का साइन थीटा और साउथ का साइन थीटा दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसल आउट हो गए। तो बस हमको दोनों का कॉस कॉम्पोनेंट लेना है। ज़रा ध्यान से देखो, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ और लिखता हूँ, तो देखो क्या आएगा, बी नॉर्थ कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट। ये बी नॉर्थ का वैल्यू है इंटू कॉस ऑफ थीटा, प्लस बी साउथ का वैल्यू भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बोलो समझा। मेरे हिसाब से तो ये और ये दोनों सेम है, तो क्या ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स या बेसिकली 2 टाइम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। बोलो समझा या नहीं। अरे ये पूरा टर्म ही सेम रिपीट हुआ है ना, ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म दोनों सेम है, तो बस 2 टाइम्स हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये कॉस थीटा मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल लूँ, ये सपोज वो ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में ज़रा ध्यान दो, ये एल है, ये आर है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये वो थीटा है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रायंगल उठा के यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो इस ट्रायंगल से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो क्या मिलेगा, सिंस cos थीटा विल बी व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी L अपॉन पूरा यहीं से ट्रक टेम्पो सब जा रहा है, ठीक है। चलो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है अपने को। देखो इधर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। ये cos थीटा अगर मैं यहाँ उठा के सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आएगा, देखो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m के साथ में 2 को रखता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरे को 2m इंटू एल को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, मैग्नेटिक मोमेंट। cos थीटा क्या है, या इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो समझा। चलो 2m इंटू एल या m इंटू 2l करोगे तो क्या आ जाएगा, इस 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। तो m इंटू 2l क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इसको लिखा तो बस अभी अपने को, चलो ये नोट डाउन कर लिए, ये डायग्राम बना लो अच्छे से और ये नोट डाउन भी कर लो, डायग्राम पॉज करके बना लेना। ओके, डोंट वरी, जिसको नहीं समझ में आया ये डायग्राम कैसे, कुछ इसमें थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है, तो मैं नोट्स भी अपलोड करूँगा साथ में, वहाँ से भी तुम डायग्राम रेफ़र कर सकते हो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है, परेशान मत होना। अब देखो इसका सिंप्लीफिकेशन समझो, और बी नेट जो मिल रहा है, दिस बी नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l को मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल M अपॉन, ज़रा ध्यान दो, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू हाफ, यानी ये टोटल क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ कितना होता है बोलो, चलो यहाँ मैं तुमको एडिशन करके दिखा देता हूँ। 1 प्लस हाफ कितना होगा, 2 प्लस 1 यानी 3/2, यानी 1 प्लस हाफ यानी टोटल हो गया ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2। बोलो समझा। ये तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया। तुम बोलोगे सर अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सिंपल नहीं लग रहा है, ये तो नहीं था जो हमने लिखा था पहले कि हमको ये डिराइव करना है, ये नहीं था वो। अब फिर से वही अप्रॉक्सीमेशन, इफ़ r इज मच ग्रेटर देन l, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यस और नो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नियरली किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही ये आर स्क्वायर के इक्वल हुआ तो इसमें एल स्क्वायर हट जाएगा और आर स्क्वायर रेस टू 3/2, यानी बी नेट क्या होगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर रेस टू 3/2, यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, आर रेस टू 3। बोलो समझा। तो यहाँ मैं आर रेस टू 3 लिख देता हूँ या आर क्यूब लिख देता हूँ। ये नेट का एक्सप्रेशन आ गया जो तुमको याद रखना है, बी नेट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। और ध्यान देना ये तुमने कहाँ पे निकाला है, इक्वेटर पे निकाला है। इसके पहले कहाँ निकाला था, एक्सिस पे। फ़र्क समझ के रखना, एक्सिस ये है, इक्वेटर ये है,
ठीक है। जैसे ये तुम्हारा बार मैग्नेट है तो इसका एक्सिस इसके लेंथ के अलॉन्ग होता है और इसका इक्वेटर इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है। सो अब अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में देखूं या इसका अगर मैं डायरेक्शन लिखना चाहूँ, पूरा वेक्टर फॉर्मेट लिखना चाहूँ कि वैल्यू और डायरेक्शन वाइज कहाँ है, तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर रिजल्टेंट फील्ड का, और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर किधर है, इधर। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हैं, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है, ये नोट डाउन किया है, चलो ये नोट डाउन कर लेना पॉज करके, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ओके, देखो रिजल्टेंट जो फील्ड मिल रहा है हमको वो कैसा है, मैं पूरा अब इक्वेटर का फील्ड लिख देता हूँ। इक्वेटर का फील्ड देखो, बी इक्वेटर, देयरफॉर इक्वर हो गया बी इक्वेटर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। अब यहीं अगर मैं वेक्टर साइन डालूं तो वेक्टोरिकली दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ऑपोजिट है, तो यहाँ माइनस साइन आएगा। तो बस याद रखना दिस इज ऑपोजिट टू m वेक्टर। वहाँ हमने क्या लिखा था, अलॉन्ग m वेक्टर, यहाँ अपोजिट टू m वेक्टर। फर्क समझा? जरा ध्यान से देखो, वैल्यू इक्वेटर का जो वैल्यू है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब है। एक्सिस का जो वैल्यू था वो क्या था, ऑल्सो बी एक्सिस, ये जो था ये क्या था, ये था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, यस और नो। तो ज़रा ध्यान से देखो, एक्सिस का फील्ड इक्वेटर वाले फील्ड से डबल नहीं है मेरे हिसाब से। सो देयरफॉर बी एक्सिस इज 2 टाइम्स बी इक्वेटर। तो किसी गिवन बार मैग्नेट के लिए, किसी गिवन डिस्टेंस r के लिए इक्वेटर पे जो फील्ड होगी एक्सिस पे उसका डबल होगा, वैल्यू वाइज। डायरेक्शन का बात ही नहीं कर रहा हूँ, इधर वेक्टर डाला ही नहीं है तो डायरेक्शन के बारे में सोचो ही मत। वैल्यू वाइज एक्सिस पे जितनी फील्ड होगी इक्वेटर पे उसकी आधी हो जाएगी। मतलब कि कोई अगर तुमने बार मैग्नेट लिया, सपोज जैसे ये तुमने बार मैग्नेट लिया, इस बार मैग्नेट के सेंटर से r डिस्टेंस एक्सिस पे फील्ड निकाला और r डिस्टेंस, उतने ही r डिस्टेंस इक्वेटर पे जाके फील्ड निकाला, तो यहाँ फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ फील्ड आधी होगी। ये फ़र्क है। ये सब कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, MCQs में पूछ देता है तो अटक जाते हो तुम लोग, बोलते हो ये सब पढ़ाया ही नहीं गया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हाथ उठा लेते हो। तो ऐसा हुआ है, यही सब जगह से क्वेश्चंस आते हैं, तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये एक्सिस और इक्वेटर का हो गया। अब हम लोग किसी भी जनरल पॉइंट के लिए डेरिवेशन करेंगे। मतलब किसी भी रैंडम पॉइंट पे अगर तुमको पॉइंट दे दिया जाए, देखो ना ये तो इक्वेटर पे दिया था, एक्सिस पे दिया था, किसी रैंडम पॉइंट पे जैसे यहाँ कोई पॉइंट दे दे, ये ना तो एक्सिस है ना तो इक्वेटर है, तो अब यहाँ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो रैंडम r, थीटा पे अगर कोई पॉइंट दिया है तो वहाँ फील्ड कैसे मिलती है ये हम लोग को डिराइव करना है। तो ये पॉज करके नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम डिराइव करते हैं। चलो नोट डाउन कर लिया था। अब हम जनरल पॉइंट का बात करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट नियर द बार मैग्नेट और नियर इट। देखो ज़रा ध्यान से समझना इसको थोड़ा। ये मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये बार मैग्नेट के 2 पोल्स हैं अपने, ये साउथ, ये नॉर्थ, और ये बार मैग्नेट का सपोज कर लो सेंटर है, ठीक है। फिर से ये जो डिस्टेंस है ये L, ये भी L, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। अब ज़रा ध्यान देना, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं, या एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ हमको पढ़ना है, ज़रा ध्यान दो। कंसेप्चुअल मतलब ये पूरा जो डेरिवेशन है ये पूरा कंसेप्चुअल डेरिवेशन है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। हमको बोला किसी भी रैंडम पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट P। सपोज जैसे ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट P मैंने कंसिडर कर लिया, यहाँ मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है। सेंटर से कोई एक रैंडम डिस्टेंस पे, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये r है, ठीक है, यहाँ पॉइंट P है, यहाँ मैंने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है और मुझे यहाँ फील्ड निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे अभी ज़रा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा और कैसे डिराइव करेंगे। इट्स नॉट दैट इजी और इतना सिंपल भी नहीं है, तो थोड़ा समझने का ज़रा ध्यान देना। सपोज कर लेते हैं ये कुछ एक एंगल थीटा बना रहा है, ये जो लाइन है
कौन सा लाइन? ये लाइन जो पॉइंट P को सेंटर से जोड़ रहा है, ठीक है, r डिस्टेंस पे। ये r एक थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो मेरा लाइन है, ये लाइन एक्चुअल में क्या है ज़रा ध्यान दो, ये लाइन एक्चुअल में मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ना, ये मेरा m वेक्टर है ना। अरे m वेक्टर कहाँ जाता है? साउथ से नॉर्थ, हाँ या ना? तो ये मेरा m वेक्टर है, साउथ से नॉर्थ जाता हुआ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ज़रा देखो, ये मेरे पास एक लाइन है जो m वेक्टर से थीटा एंगल पे है ना। एक सिंपल सा चीज़ करेंगे हम, वेक्टर रेजोल्यूशन, यानी यहाँ इस लाइन के अलॉन्ग m का एक कंपोनेंट आएगा जो हो जाएगा m cos थीटा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट आएगा जो हो जाएगा m sin थीटा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इतना वेक्टर रेजोल्यूशन समझता है ना? बस ये वेक्टर रेजोल्यूशन वाला पार्ट तुमको समझ गया ना, तो आगे का डेरिवेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। पर ये वेक्टर रेजोल्यूशन तुमको नहीं समझेगा तो तकलीफ होगा। वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है? देखो, ये m वेक्टर है, इसको मैंने दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, इसका एक cos थीटा कॉम्पोनेंट और इसका एक sin थीटा कॉम्पोनेंट। जब मैं ऐसा करता हूँ, देखो क्या होता है, ये एक कॉम्पोनेंट इधर आ गया जिसको मैंने बोला m cos थीटा, ठीक है, और दूसरा कॉम्पोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ गया जिसको मैं क्या बोलता हूँ, m sin थीटा, लाइक दिस। ये मेरा m sin थीटा, ठीक है। ये मेरा m cos थीटा आ गया, ये एक वेक्टर, और ये एक वेक्टर मेरा m sin थीटा। दोनों क्या है? दोनों इस m के ही दो कंपोनेंट्स हैं, m cos थीटा, m sin थीटा। बट अब क्या करूंगा मैं, मालूम है? अब मैं इन दोनों को टू सेपरेट डाइपोल मोमेंट्स की तरह ट्रीट करूंगा। मतलब मेरे हिसाब से अब दो मैग्नेट्स हैं, एक मैग्नेट का m cos थीटा डाइपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन में है, दूसरे मैग्नेट का m sin थीटा डाइपोल मोमेंट है जो इस डायरेक्शन में है। अब देखो ज़रा ध्यान से, m cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट वाले मैग्नेट के लिए ये जो पॉइंट P है वो कहाँ है? अगर इसके अलॉन्ग तुम एक मैग्नेट अज्यूम कर पाओ या इमेजिन कर पाओ, जैसे ये तुम्हारा m cos थीटा आया ना, दिखाई पड़ रहा है या नहीं? ये m cos थीटा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक बार मैग्नेट होगा ना, लाइक दिस। बोलो, जिसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा, और साउथ से नॉर्थ जाता हुआ उसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसके लिए ये जो पॉइंट P है, देखो ज़रा ध्यान से, इस मैग्नेट के लिए ये जो पॉइंट P है, तुमको बहुत अच्छे से इमेजिन करवा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझ लो। ये वाले बार मैग्नेट के लिए जो पॉइंट P है वो कहाँ पे है? उसके एक्सिस पे है ना। और ये एक बार मैग्नेट है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस वाले बार मैग्नेट के कहाँ पे है पॉइंट P? इक्वेटर पे। समझा या नहीं? ये एक बार मैग्नेट हो गया, और ये m cos थीटा वाला बार मैग्नेट हो गया, इसके लिए एक्सिस पे है पॉइंट P। ये m sin थीटा वाला बार मैग्नेट हो गया, इसके लिए इक्वेटर पे है पॉइंट P। तो अभी हमने एक्सिस और इक्वेटर का फील्ड निकालना सीखा ना। एक्सिस पे फील्ड होता है 2m/r³ या μ0/4π2m/r³। इक्वेटर पे फील्ड होता है μ0/4πm/r³, राइट। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये m cos थीटा के लिए पॉइंट P इज बेसिकली अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, ये सेंटर। और ये m sin थीटा के लिए पॉइंट P इज अ पॉइंट एट इट्स इक्वेटर या ऑन इट्स इक्वेटर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो देखो हमने क्या किया है, रिजॉल्विंग द m वेक्टर in its perpendicular components we get, देखो क्या मिलता है, we get that या we get point P lies on the equator of m cos theta, इक्वेटर लिख दिया, देखो एक्सिस, पॉइंट P लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ m cos थीटा एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, है ना। तो सेंटर से r डिस्टेंस पे डाइपोल की वजह से जो फील्ड आती है वो कितनी आती है हमको पता है एक्सिस पे फील्ड जो होती है, देयरफॉर इसको मैं लिख देता हूँ ड्यू टू m cos थीटा, या देयरफॉर b एक्सियल ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0/4π, ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या है 2m/r³, राइट।
अब ये जो 2m/r³ है, इसमें m जो है वो m तुम्हारा m cos थीटा है, बस इतना ही फर्क है। m की जगह m cos थीटा है ना, तो m cos थीटा। अब हमको मालूम है ये जो फील्ड होती है कहाँ होती है, ये अलोंग m cos थीटा होगी ना। अरे एक्सिस पे फील्ड डाइपोल मोमेंट के अलोंग होती है, याद है? तो एक्सिस वाली फील्ड जो आ रही है तुम्हारी, वो ये आ रही है इसी के अलोंग, ये तुम्हारी एक्सिस वाली फील्ड हो गई, b एक्सिस, समझा? और इक्वेटर वाली फील्ड कहाँ होती है? इक्वेटर वाली फील्ड b साइन थीटा या m साइन थीटा या m के ऑपोजिट होगी, राइट? सो उसके लिए भी हम लोग लिख लेते हैं सिंस, और सिमिलरली सिंस पॉइंट P lies on the equator of m sin थीटा, m sin थीटा के इक्वेटर पे है, एट अ डिस्टेंस, क्या बोलो? एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। तो ये जब है तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर b इक्वेटर, हमको b इक्वेटर पता है कितना होता है, सीटी आ गया, खाना बन गया है। चलो b इक्वेटर क्या होता है बोलो? b इक्वेटर होता है μ0/4 पाई, और क्या, m/r³। बस यहाँ m की जगह पे अपने को m साइन थीटा डालना पड़ेगा, एंड दिस इज r³। ये किधर होगा? ऑपोजिट टू m साइन थीटा। जैसे ये अलोंग m cos थीटा था, ये ऑपोजिट टू m साइन थीटा। m साइन थीटा किधर जा रहा है? इधर, तो ये इधर जाएगा। यानी तुम्हारी जो फील्ड आ रही है इक्वेटर के वजह से वो ये है, b इक्वेटर, समझा? अब जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा पैरेललोग्राम लॉ से। ये आया b नेट, ये देखो इधर, ये आया b नेट। अब इस b नेट का वैल्यू हम निकालेंगे और सीखेंगे कि क्या आता है वैल्यू। सीखेंगे क्या, निकाल के ही देख लेते हैं ना, झंझट ख़त्म करते हैं। इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये आ गया b नेट, ठीक है? दिस इज़ आवर b नेट। इसलिए मैंने डायग्राम के लिए जगह काफ़ी छोड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे को मालूम है ये जाता है यहाँ वहाँ, ठीक है? ये अपना b नेट आ गया। तो b नेट का वैल्यू निकालते हैं। b नेट क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, वेक्टर सम से आएगा। ज़रा ध्यान दो, b एक्सिस और b इक्वेटर में एंगल कितना है? अरे m cos थीटा और m sin थीटा इधर है ना, परपेंडिकुलर। अरे m cos थीटा और m sin थीटा अगर परपेंडिकुलर है, तो ये वाला m cos थीटा के डायरेक्शन में, ये m sin थीटा के ऑपोजिट है, यानी ये दोनों भी कैसे हुए? परपेंडिकुलर हुए। तो यानी ये अगर परपेंडिकुलर हैं तो हमको परपेंडिकुलर वेक्टर्स में पैरेललोग्राम लॉ लगाने आता है। सो विल फाइंड, या विल जस्ट राइट, सिंस b एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू b इक्वेटर, देयरफॉर b नेट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ, ये जिसको नहीं पता है थोड़ा वेक्टर्स पढ़ के आओ, बहुत ज़रूरी है वेक्टर्स इसके लिए, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। इसलिए मैं ये टॉपिक बहुत लास्ट में करा रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड के, क्योंकि अब तक तुम वेक्टर्स से इतने फैमिलियर हो जाने चाहिए कि तुमको वेक्टर्स देख के ही समझ में आ जाए कहाँ क्या रेजोल्यूशन चल रहा है। इसलिए इसके पहले सारे चैप्टर्स मैं करा चुका हूँ, ये सेकेंड लास्ट चैप्टर चल रहा है तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का मेरे चैनल पे, तो तुमको वेक्टर्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? तो ये हो जाएगा b एक्सिस का स्क्वायर प्लस b इक्वेटर का स्क्वायर प्लस 2b एक्सिस b इक्वेटर कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल कितना है दोनों में? 90, cos 90 0, यानी ये टर्म गया। तो अपने को अंदर क्या बचता है रूट में? देखो b एक्सिस का स्क्वायर, b एक्सिस कितना है? b एक्सिस है μ0/4 पाई, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस अंडर, फिर से अंडर रूट, प्लस b इक्वेटर का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई m sin थीटा अपॉन r³ का होल स्क्वायर। बोलो समझा? बोलो समझा या नहीं? ज़रा ध्यान से देखो, μ0/4 पाई कॉमन, m/r³ कॉमन है ना, तो μ0/4 पाई m/r³ का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा।
तो कॉमन होके वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, राइट। तो स्क्वायर रूट से मैं बाहर क्या निकाल सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब, ठीक है। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचता है देखो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर से सीटी आ गया है, खाना बनने वाला है, देखो 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। और यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये समझा, बोलो समझा या नहीं। चलो आई होप तुमको समझ में आ रहा है। ये पार्ट नोट डाउन कर लो, फिर मैं यहाँ आगे का पार्ट लिखता हूँ। ये नोट डाउन कर लिया है, ये इतना नोट डाउन करो खाली। चलो मैं अब रिजल्टेंट वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा को 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिखूंगा। तो देखो बी नेट का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1, तो क्या बचा देखो, सो अपने पास बचता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमको डिराइव करना था। ये होता है जनरल एक्सप्रेशन। दिस इज आवर जनरल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, क्योंकि जनरल पॉइंट हमने उठाया ना, कोई भी रैंडम पॉइंट। ज़रा इसमें फॉर्मूला, ज़रा इसमें वैल्यूज़ डाल के देखो। अगर यही मैग्नेट के एक्सिस पे तुमको फील्ड निकालना होता और ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालना होता, तो एक्सिस के लिए ये थीटा कितना होता, ये पॉइंट अगर इस मैग्नेट के एक्सिस पे होता तो कहाँ होता, यहाँ, तो थीटा कितना हो जाता 0, थीटा 0 यहाँ डालो, तो कॉस 0 1 यानी 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो क्या आ जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब, जो कि तुमने एक्सिस के लिए डिराइव किया अभी जस्ट। इक्वेटर के लिए देखो, इक्वेटर पे यानी ये पॉइंट भी कहाँ चला जाता है, एंगल 90 पे, तो जब एंगल 90 यानी थीटा 90 कॉस 90 0 0 यहाँ 1, 0 प्लस 1 1 अंडर रूट 1 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। समझा। सो दिस इज वाई दिस इज जनरल फॉर्मूला। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला आ गया है, इसको नोट डाउन करो। अब ध्यान रखना अभी तक हमने सिर्फ वैल्यू निकाल ली है। सर फिजिक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमको डायरेक्शन भी निकालना है। तो अगर हमको पूछे कि कितने एंगल पे है, तो सपोज़ ये वो एंगल फाई है, ठीक है, हम बोल देते हैं सपोज़ एक्सिस से फाई एंगल पे है, तो ये बी का हमको डायरेक्शन भी निकालना है, यानी एंगल निकालना पड़ेगा कि कितने एंगल पे अपना बी है। तो कंसिडर कर लेते हैं एंगल फाई है, यानी tan फाई हमको निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। ये जनरल फॉर्म है, ये याद रखना। देखो मैं अप्लाई करूँ, फॉर एक्सिस ऑफ मैग्नेट थीटा विल बी 0 डिग्रीज। थीटा 0 होगा तो बी एक्सिस कितना आ जाएगा, बी एक्सिस हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब। वैसे ही फॉर इक्वेटर थीटा विल बी 90 डिग्रीज, तो बी इक्वेटर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई आर क्यूब। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला होता है, ये लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। तुमको अगर डेरिवेशन करने को बोला तो तुम खाली यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। ये भी नोट डाउन कर लो, फिर मैं तुमको एंगल निकाल के बता देता हूँ कि एंगल कितना आएगा। देखो ज़रा ध्यान से, एंगल कैसे मिलेगा। हाँ देखो ये डायग्राम को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो ये मेरा बी एक्सिस है, ठीक है, और इससे परपेंडिकुलर मेरा बी इक्वेटर है, हाँ या ना बोलो। इससे परपेंडिकुलर में मेरा बी इक्वेटर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे को क्या मिला है, बी नेट। ये बी नेट को मैंने कंसिडर किया है कि एक्सिस से कितने एंगल पे है, ये फाई एंगल पे है। ये मेरा बी नेट है, ये बी नेट मैंने कंसिडर किया है, ये फाई एंगल पे है। मेरे को ये फाई एंगल निकालना है। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है tan फाई अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट क्या है, बी इक्वेटर,
सो tan phi will be equals to b equator upon b axis. b equator क्या था बोलो? b equator था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m m sin थीटा अपॉन r क्यूब, और b एक्सिस क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा बाय r क्यूब. तो वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और निकालेंगे तो tan phi देखो क्या आता है, tan phi विल बी इक्वल्स टू, b इक्वेटर में सब्सटीट्यूट करता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा बाई r क्यूब डिवाइडेड बाई b एक्सिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन r क्यूब. कट 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 कट, बचा क्या? साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा. साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा, यानी हाफ tan थीटा. तो tan phi का वैल्यू आ गया हाफ tan थीटा. Therefore tan phi is half of tan थीटा. तो अगर तुमको थीटा पता हो तो तुम phi निकाल सकते हो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन विच इज tan phi इक्वल्स टू हाफ tan थीटा. ठीक है, तो ये 3 डेरिवेशंस हमको आज के लेक्चर में कवर करने थे, जो हमने सारे कवर कर लिए हैं. आई होप तुमको सारे डेरिवेशन समझ में आए. ये डेरिवेशन का पार्ट पूरा मैंने एक साथ इसलिए रखा क्योंकि लंबा होता है और 1-2 करके मैं फिर तीसरा नेक्स्ट लेक्चर में कर रहा हूँ तो वो तुमको समझेगा नहीं, इसलिए सारा कुछ एक लेक्चर में किया है. तो आई होप तुमको सब कुछ समझ में आया है. कुछ भी डाउट है किसी भी स्टेप में तो मुझे बताना. हमने बहुत डिटेल में डेरिवेशन किया है. सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे.